कॉर्पोरेट जगत में कंपनियों के पास असीमित शक्तियां नहीं होती। उनकी एक सीमा होती है, एक दायरा होता है। लेकिन क्या होता है जब कोई कंपनी उस दायरे को, उस सीमा को लांघ जाती है? आज हम कॉर्पोरेट कानून के एक ऐसे सिद्धांत पर बात करने वाले हैं जो सुनने में तो लैटिन का कोई पुराना मंत्र लगता है, पर आज भी बड़ी बड़ी कंपनियों का भविष्य तय कर सकता है। अल्ट्रा वायरस। अल्ट्रा वायरस, जिसका सीधा सा मतलब है शक्तियों से परे। ये सिर्फ एक कानूनी शब्द नहीं है, ये एक तरह से एक अदृश्य चारदीवारी है जिसके अंदर रहकर ही कंपनी कोई भी काम कर सकती है। आज की हमारी बातचीत इसी चारदीवारी के बारे में है। हम समझेंगे कि ये दीवार कहाँ कहाँ बनी है, मतलब एक तो देश के कानून के स्तर पर, दूसरा कंपनी के अपने संविधान यानी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के स्तर पर, और तीसरा है कंपनी के आंतरिक नियम यानी आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के स्तर पर। और हम ये भी देखेंगे कि जब कोई कंपनी इस दीवार को फांदने की कोशिश करती है तो होता क्या है। हाँ। क्या वो सौदा रद्द हो जाता है? क्या डायरेक्टर्स को अपनी जेब से पैसा भरना पड़ता है? तो चलिए इस कानूनी अवधारणा की परतों को खोलते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि ये 3 स्तर क्या है। पहला है कंपनी अधिनियम के ही अल्ट्रा वायरस होना। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि कोई भी ऐसा काम जो सीधे सीधे देश के कंपनी कानून मतलब कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधानों का उल्लंघन करता हो। ये सबसे गंभीर है। सबसे गंभीर। हाँ। देखिए, अधिनियम का सेक्शन 6 बहुत साफ कहता है कि कानून के प्रावधान कंपनी के किसी भी दस्तावेज या प्रस्ताव से ऊपर हैं। जैसे मान लीजिए कानूनी प्रक्रियाओं का पालन किए बिना किसी डायरेक्टर को नियुक्त कर देना या हटा देना, या जैसे कंपनी की पूंजी से डिविडेंड देना। बिल्कुल, आप कंपनी के कैपिटल से लाभांश नहीं दे सकते। ऐसे कामों को कभी भी वैध नहीं ठहराया जा सकता, भले ही सारे शेयरधारक एक मत से सहमत क्यों ना हो। ये शुरू से ही अमान्य है, मतलब वॉइड है। ठीक है, तो कानून सर्वोच्च है, ये बात तो समझ आ गई। अब दूसरे स्तर पर आते हैं, जो है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन या एमओए के अल्ट्रा वायरस होना। ये दस्तावेज क्या है और ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है? एमओए किसी भी कंपनी की, आप कह सकते हैं, नींव का पत्थर है। जी। ये कंपनी का संविधान है। जी। ये बाहरी दुनिया के साथ उसके संबंधों और उसकी गतिविधियों की सीमाओं को बताता है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है ऑब्जेक्ट्स क्लॉज। ऑब्जेक्ट्स क्लॉज। हाँ, जो ये बताता है कि कंपनी किस उद्देश्य के लिए बनाई गई है, वो क्या-क्या काम कर सकती है। अच्छा। और अगर कोई कंपनी इस ऑब्जेक्ट्स क्लॉज में बताए गए मकसदों के बाहर जाकर कोई काम करती है तो उसे एमओए के अल्ट्रा वायरस माना जाता है। और उसका नतीजा बिल्कुल वही। ऐसा कोई भी चुक्ति या काम वो भी शुरू से ही अमान्य होता है। अच्छा। उसे बाद में शेयरधारकों की सहमति से भी आप वैध नहीं कर सकते। अच्छा। और तीसरा स्तर है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन यानी एओए के अल्ट्रा वायरस होना। ये एमओए से कैसे अलग है? देखिए, एओए जो है वो कंपनी के आंतरिक प्रबंधन के लिए नियम और कानून है। कंपनी के अंदरूनी मामलों को नियंत्रित करते हैं। अगर कोई काम एओए के बाहर है, लेकिन ध्यान दीजिए एमओए के दायरे के अंदर है, तो उसे एओए का अल्ट्रा वायरस कहते हैं। तो यहाँ कहानी में एक दिलचस्प मोड़ है। हाँ बिल्कुल, यहाँ एक दिलचस्प मोड़ है। ऐसे कामों को बाद में ठीक किया जा सकता है। कंपनी एक विशेष प्रस्ताव, जिससे स्पेशल रेजोल्यूशन कहते हैं, वो पास करके अपने एओए में बदलाव कर सकती है और उस काम को वैध बना सकती है। ये तो बहुत दिलचस्प हो गया। अब देखते हैं कि अदालतों ने इन नियमों को असल में लागू कैसे किया है। मुझे लगता है कि एशबरी रेलवे कैरेज एंड आयरन कंपनी लिमिटेड बनाम रिची का मामला इसका एक क्लासिक उदाहरण है। बिल्कुल, ये 1875 का वो ऐतिहासिक मामला है जिसने इस सिद्धांत को, आप कह सकते हैं, स्थापित कर दिया, पत्थर की लकीर बना दिया। कंपनी का उद्देश्य था रेलवे से जुड़ा सामान बनाना, बेचना या किराए पर देना। ठीक है। लेकिन कंपनी के डायरेक्टर्स ने बेल्जियम में एक पूरी रेलवे लाइन के निर्माण के लिए फाइनेंसिंग का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। ये तो उनके काम से काफी अलग लगता है। हाँ, बहुत अलग। बाद में कंपनी इस अनुबंध से मुकर गई। मामला हाउस ऑफ लॉर्ड्स तक गया, जहां ये तर्क दिया गया कि एमओए में लिखे जनरल कॉन्ट्रैक्टर्स शब्द के तहत यह अनुबंध वैध था। और तो और ज्यादातर शेयरधारकों ने इसकी पुष्टि भी कर दी थी। लेकिन अदालत ने इसे नहीं माना है ना? नहीं माना। अदालत ने कहा कि जनरल कॉन्ट्रैक्टर्स का मतलब सिर्फ मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बिजनेस से जुड़े कॉन्ट्रैक्ट से था। ये अनुबंध कंपनी के उद्देश्यों के पूरी तरह से बाहर था, इसलिए ये अल्ट्रा वायरस और शून्य था। हाँ, और अदालत ने यह भी कहा कि अगर कंपनी का हर एक शेयरधारक कमरे में मौजूद होकर भी सहमति देता, तब भी यह अनुबंध वैध नहीं हो सकता था। ये तो बहुत ही सख्त व्याख्या है। क्या भारत में भी ऐसा कोई महत्वपूर्ण मामला है?
हाँ, भारत में ए लक्ष्मण स्वामी मुदलियार बनाम LIC का मामला बहुत जरूरी है। ठीक है। इसमें एक कंपनी के डायरेक्टर्स को धर्मार्थ कार्यों के लिए दान देने का अधिकार था। अच्छा। शेयर धारकों के प्रस्ताव के बाद डायरेक्टर्स ने एक ट्रस्ट को 2 लाख रुपए का दान दिया। बाद में जब कंपनी का कारोबार LIC ने अधिग्रहित कर लिया तो इस दान को चुनौती दी गई। अच्छा। और मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? दान देने का अधिकार तो था ही उनके पास। अधिकार था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने माना कि ये भुगतान अल्ट्रा वायरस था। जस्टिस शाह ने कहा कि दान और कंपनी के व्यावसायिक हितों के बीच एक निकट संबंध, मतलब एक प्रॉक्सिमेट कनेक्शन होना चाहिए। अच्छा, डायरेक्टर केवल उन्हीं धर्मार्थ कार्यों पर कंपनी का पैसा खर्च कर सकते हैं जो अंततः कंपनी के अपने उद्देश्यों को हासिल करने में सहायक हो। हाँ, एक तरह से। तो इसका सार ये है कि अगर कोई कंपनी अपनी शक्तियों से बाहर जाकर कोई काम करती है तो उसके परिणाम क्या होते हैं? ये तो साफ है कि अनुबंध अमान्य है। हाँ, इसके कई प्रभाव हैं। पहला, जैसा हमने कहा, शुरू से ही अमान्य, मतलब वॉइड एब इनिशियो। ऐसे किसी भी लेन देन पर ना तो कंपनी मुकदमा कर सकती है और न ही उस पर मुकदमा किया जा सकता है। और दूसरा है निषेधाज्ञा या इंजंक्शन। कोई भी सदस्य या शेयर होल्डर कंपनी को ऐसा काम करने से रोकने के लिए अदालत से रोक का आदेश ले सकता है। और डायरेक्टर्स का क्या? उनका व्यक्तिगत दायित्व? हाँ, ये तीसरा और सबसे गंभीर परिणाम है। डायरेक्टर्स की ये ड्यूटी है कि कंपनी का पैसा सिर्फ वैध व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए ही इस्तेमाल हो। अगर वे कंपनी के फंड्स को अल्ट्रा वायरस उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल करते हैं तो उन्हें व्यक्तिगत रूप से उस पैसे की भरपाई करनी पड़ सकती है। अच्छा, मतलब अपनी जेब से देना पड़ेगा। बिल्कुल। एक और सवाल, अगर कंपनी ने अल्ट्रा वायरस लेन देन से कोई संपत्ति खरीद ली हो, जैसे कोई जमीन, तो क्या होगा? क्या वो संपत्ति भी अवैध हो जाती है? ये एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। नहीं, उस संपत्ति पर कंपनी का अधिकार सुरक्षित रहता है। इसके पीछे तर्क ये है कि भले ही संपत्ति एक अल्ट्रा वायरस उद्देश्य के लिए खरीदी गई हो, लेकिन वो कंपनी के पैसे का ही तो एक रूप है। ये तो तार्किक लगता है। और उधार के बारे में क्या? अगर किसी बैंक ने कंपनी को किसी अल्ट्रा वायरस काम के लिए कर्ज दिया है, तो क्या वो अपना पैसा वापस पा सकता है? सामान्य नियम तो ये है कि अल्ट्रा वायरस उधार देनदार और लेनदार का संबंध नहीं बनाता है, मतलब बैंक अपना पैसा वसूल नहीं कर सकता है। लेकिन इसमें भी एक पेच है। अगर वो पैसा कंपनी के किसी वैध खर्च को चुकाने के लिए इस्तेमाल किया गया है तो ऋणदाता उस राशि को वसूल कर सकता है। तो ये सिद्धांत हर स्थिति में इतना ही कठोर है या इसके कुछ अपवाद भी हैं? नहीं, इसमें कुछ लचीलापन भी है। सिद्धांत को उचित रूप से लागू किया जाना चाहिए। इसके कुछ मुख्य अपवाद हैं, जैसे अगर कोई काम कंपनी के दायरे में है लेकिन सिर्फ डायरेक्टर्स के अधिकार क्षेत्र से बाहर है तो शेयर होल्डर बाद में उसकी पुष्टि, मतलब उसे रेटिफाई कर सकते हैं, जैसा हमने AOA वाले उदाहरण में देखा था। बिल्कुल। और दूसरा बड़ा अपवाद है सहायक शक्तियों का। कोई भी ऐसा काम जो कंपनी के मुख्य उद्देश्यों को पूरा करने के लिए आवश्यक या सहायक हो, उसे अल्ट्रा वायरस नहीं माना जाता। तो मतलब हर छोटी बड़ी शक्ति को MOA में लिखने की जरूरत नहीं है? बिल्कुल नहीं। कुछ शक्तियां निहित यानी इम्प्लाइड मानी जाती हैं। जैसे एक ट्रेडिंग कंपनी है तो ये माना जाएगा कि उसके पास उधार लेने और अपने कारोबार के लिए सिक्योरिटी देने की शक्ति है, ये लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन कुछ शक्तियां तो होंगी जिन्हें निहित नहीं माना जाता होगा? हाँ, जरूर हैं, और उन्हें स्पष्ट रूप से MOA में शामिल करना ही समझदारी है। जैसे कि किसी दूसरे समान बिजनेस का अधिग्रहण करना, या किसी और कंपनी के साथ पार्टनरशिप में जाना, या फिर राजनीतिक उद्देश्यों के लिए पैसा देना। तो कुल मिलाकर अल्ट्रा वायरस का सिद्धांत एक तरह से शेयरधारकों और लेनदारों के लिए एक सुरक्षा कवच की तरह काम करता है। ये सुनिश्चित करता है कि उनका निवेश उन्हीं उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल हो जिसके लिए कंपनी बनाई गई थी। सही कहा आपने। ये कंपनी मैनेजमेंट को एक निर्धारित दायरे में रखता है और मनमानी पर रोक लगाता है। ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस का एक बहुत ही बुनियादी स्तंभ है। आज की इस चर्चा ने इस जटिल विषय को काफी स्पष्ट कर दिया है। जाते जाते एक विचार छोड़ जाते हैं जिस पर सोचा जा सकता है। आज के तेजी से बदलते कारोबारी माहौल में, जहां कंपनियां लगातार नए क्षेत्रों में विस्तार कर रही हैं और नवाचार कर रही हैं, क्या अल्ट्रा वायरस जैसा सख्त सिद्धांत एक आवश्यक सुरक्षा उपाय है या ये विकास में एक पुरानी बाधा बन गया है?